10वीं कक्षा की सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पद्य पाठ 4 छापा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कवि है ओम प्रकाश आदित्य। कवि के बारे में अल्प सी जानकारी। इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। मृत्यु 2009 भोपाल जो मध्य प्रदेश में है यहाँ पर। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। हास्य व्यंग कविता करने वाले तथा काव्य शास्त्र छंद के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्यव्यंग कविता पेश किया करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी। जो कविता ये छापा ली है वो काव्य संग्रह है गोरी बैठी छत पर। इससे यह छापा कविता ली है। तो इस कविता में क्या है तो छात्रों आपने देखा होगा सुना होगा कि आयकर विभाग वाले किसी के सूचना पर छापा डालते हैं। ईडी का भी छापा होता है। तो प्रस्तुत हास्यव्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन बहुत ही व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। जो वस्तु छापे वाले आयकर वाले मांगते हैं उसके डबल अर्थ के शब्दों निर्माण करके व्यंग्यात्मक रूप में उन्हें जवाब देते हैं। तो देखते हैं छात्रों इस कविता का भावार्थ और साथ में कठिन शब्द भी आपको लिखवा कर लेने हैं। तो आप अपनी कॉपी और किताब सामने लीजिए। छापा। तो देखो छात्रों पढ़ाते समय अर्थ बताते और पढ़ाते ही जाऊंगा। भावार्थ भी देखिए। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। छापा नहीं धापा। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। सोना यानी सुवर्ण। इसका दूसरा अर्थ भी है नींद। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ रखा है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया। अब आयकर वालों को चाहिए था सोना धातु, लेकिन कवि ने यहां पर उसका मतलब लिया नींद और जवाब देते हैं। कवि उन्हें जवाब देते हैं सोना वो तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूं। वे रोष में आकर बोले सुवर्ण दो सुवर्ण।
सुवर्ण, यहाँ पर सुवर्ण यानी सोना धातु भी है। और दूसरा अर्थ है सुवर्ण यानी सुंदराक्षर। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आया। वे रोष में आकर बोले, सुवर्ण दो सुवर्ण। गुस्सा आया। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए सुवर्ण दो, लेखक सुवर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे? तो कवि कहते कि यह सुवर्ण जो है मैंने अपने काव्य में बिखरे, उसे कैसे दे दूं? इस तरह यहां पर कवि ने सोना के डबल अर्थ से व्यंग किया और सुवर्ण के भी डबल अर्थ से व्यंग किया। आगे की पंक्ति देखते हैं हम। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं? झुंझलाकर, चिढ़कर, गुस्से में आकर। अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत, अधिकार न मिला हुआ, अर्जित, एकत्रित किया हुआ, अर्थ, संपत्ति। अधिकारी कहते हैं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से जमा किया, अर्जित किया, इकट्ठा किया है। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। यहाँ पर अर्थ का कवि ने मतलब लिया। मतलब कवि अधिकारियों के अर्थ धन इस शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविता में आपको मिल सकता है, तुम्हें मिल जाएगा तो ढूंढ लो मेरी इस नई कविता में। वे कड़क कर बोले, चांदी का है। आखिर वो आयकर के ऑफिसर बोले कड़क कर, गुस्से में, तेज आवाज में, चांदी का है। चांदी का मतलब एक धातु। कवि से पूछने पर चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद बाल हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं। सफ़ेद बालों को भी चांदी कहा जाता है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो देखो चांदी चाहिए ना आपको, तो वो चांदी मेरे सफ़ेद बालों में धीरे धीरे आ रही है। चांदी तो मेरे सिर में, बालों में आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले। आखिर अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं, उद्भ्रांत होकर बोले, हैरान होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? नोट, रुपये। वो अधिकारी कड़क कर बोलते हैं कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। तो कवि ने उसका जवाब इस तरह दिया, नोट यानी रुपये। तो कवि उसका अर्थ लेते हैं। नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा की नोट से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले करेंगे। अभी नोट मैं कैसे करूंगा? परीक्षा के पहले 1 महीने करूंगा। इस तरह इस नोट का जवाब कवि ने दे दिया। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। फिर आयकर विभाग के ऑफिसर गरज कर तेज आवाज में बोलते हैं कि हमारा मतलब तुम्हारे मुद्रा से। मुद्रा यानी सिक्के। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा पैसों से है, सिक्कों से है। मैं लरज कर बोला। कवि भयभीत होते हुए बोलते हैं, लरज कर यानी भयभीत होते हुए। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़ा।
मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। जवाब दिया कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देखी हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। आखिर वो अधिकारी खड़े होकर सोचने लगे, उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी सोने का कक्ष। और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। रुई कपास नोचना, झट से खींचकर बाहर काटना। और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। कवि ने ये पैसे इस तकिए में छिपा कर रखे होंगे, इसलिए वो रुई निकालकर बाहर फेंकने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने टूटी हुई अलमारी को खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। जो रसोई है, जहाँ पर अनाज बनाया जाता है, वहाँ की पीपियों को भी खोलकर देखा। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। रसोई में खाली पीपे टटोले। इतना ही नहीं, बच्चों का गुल्लक जहाँ पर पैसे जमा करे जाते हैं, बच्चों के मिट्टी का बर्तन होता है, उसी भी खोलकर देखा। पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ खाली था। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। उसमें कुछ नहीं मिला, फक्त खाली था। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तर यानी पीपा, शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त, खाली संसार। कवि कहते हैं कि अधिकारी ने इनके घर में पड़े कनस्तर और पानी रखने के मटकों सब में टटोला देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड बिखरा हुआ। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा। कवि के सभी जगह पर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जो कवि कंगाल है, निर्जन दृश्य देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। चेहरा मुरझाना, उदास होना। तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं मिला था। और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। इस तरह अब राजेव का गुस्सा शांत हो गया था। उनके मन में, हृदय में दया के भाव आ गए थे। उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। रौद्र की जगह करुण रस समा गया। रौद्र यानी क्रोध, करुण यानी दया। जो उनका रौद्र रूप था, अब कवि के प्रति दया उत्पन्न हो गई। और कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उनके यहाँ आ गए थे। और वह बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी। किसी ने हमें गलत सूचना दी थी कि आपके घर में बहुत सारा अर्जित धन है, संपत्ति है, चांदी है, सोना है, लेकिन हमें गलत सूचना मिली। हमें क्षमा कीजिए। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। पछताना, दुखी होना। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे। मैंने उनसे रोककर कहा, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। और इस तरह वो अधिकारी अपना सिर झुकाकर, शर्म के मारे सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। मैंने रोककर कहा, ठहरिए, आप रुकिए। कवि ने उन्हें रोककर कहा, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत धुनिए ना, पश्चाताप ना करो।
आप मेरी एक बात सुन लीजिए, यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। मान लो मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले लेते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। देखो अधिकारियों, जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप निकलवा कर ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही तो है उसे निकलवाना। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त, लकड़ी का तख्ता। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी नहीं है बैठने के लिए, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्ता भी नहीं है, ऐसे लोगों के घर में कम से कम एक लकड़ी का तख्त तो रख कर जाइए। तो देखो छात्रों, यहाँ पर ये कवि ने किस तरह व्यंग कसा है इस व्यवस्था के ऊपर कि एक प्रश्न भी पूछा है कि जब वो अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेते हैं तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वो उनकी सहायता करने के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर जाते। इस तरह कवि ने यहाँ पर छापा मारने वाले आदमियों के ऊपर, उन शब्दों के ऊपर व्यंग कसा है और समाज के सामने एक ज्वलंत प्रश्न तैयार किया है। तो छात्रों, इस तरह का यह पाठ कविता है छापा। आप इसके नीचे दिए गए स्वाध्याय को आपको पूरा करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो छात्रों, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।